स्टार्ट करते हैं। हम लोग यूनिट नंबर 3 पे थे। लास्ट हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया था कि अगर फॉर्म का रजिस्ट्रेशन आप नहीं करवाते हो तो क्या क्या चीजें आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगी और क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद में एक एग्जाम्पल देख लो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्या बोला है, ABC एक फॉर्म है इनकी और इन्होंने इस फॉर्म को क्या करवा रखा है, रजिस्टर करवा रखा है। अब आगे जाके क्या बोला, ए मर गया। अब ए मर गया तो सिर्फ कौन बचे, बी और सी बचे उस फॉर्म में। अब बी और सी ने एक्स के ऊपर केस कर दिया, किसके बिहाफ पे, फॉर्म। मतलब देखो क्या बोलना चाह रहा है ये, कि यहाँ पे 3 पार्टनर्स थे ए बी और सी, और इन्होंने फॉर्म को क्या करवा रखा था, रजिस्टर्ड करवा रखा था। अब ए मर गया, ए की डेथ हो गई, तो कौन बचे, सिर्फ बी और सी। अब बी और सी ने एक्स के ऊपर केस कर दिया, किसके बिहाफ पे, फॉर्म के बिहाफ पे केस कर दिया। तो अब ये पूछना चाह रहा है कि क्या ये केस कर सकते हैं। अब इसने क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि याद है कल हमने बात की थी, अगर आपकी फॉर्म नॉन रजिस्टर्ड होती है तो क्या आप किसी थर्ड पार्टी को स्यू कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। पर यहाँ पे क्या बोला है इसने, इनकी फॉर्म रजिस्टर्ड थी, अब ए मर गया तो क्या हो गया, बी और सी तो अभी भी है और फॉर्म तो अभी भी क्या है, रजिस्टर्ड है। तो क्या वो एक्स के ऊपर केस कर सकते हैं, तो बोले हाँ, वो एक्स के ऊपर केस कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज सुनो, मान लो ऐसा होता कि पुरानी वाली ही फॉर्म होती और बी और सी पुरानी वाली फॉर्म में किसको ऐड कर लेते, डी को ऐड कर लेते, मतलब एडमिट कर लेते एज पार्टनर। बट इन्होंने जब डी को एडमिट करा तब नई फॉर्म हो गई, अब इन्होंने इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, यानी अभी भी फॉर्म किस नाम से रजिस्टर्ड है, पुराने वाले। तो तब तक ए था, अब ए मर गया, अब बी और सी ने डी को तो बुला लिया पर अभी इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, यानी अभी तक उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डी भी पार्टनर है। अब क्या ये वाली फॉर्म जिसमें बी सी और डी तीनों है, क्या ये वाली फॉर्म एक्स के ऊपर केस कर सकती है, नहीं कर सकती। क्योंकि देखो वहां पे तो वो दोनों पार्टनर थे तो उनका नाम तो है ना रजिस्ट्रार के पास, पर इस केस में डी का नाम नहीं है। तो अगर आपने नए पार्टनर को एडमिट करा है तो पहले आप ये नई फॉर्म को क्या करो, रजिस्टर, उसके बाद ये केस कर सकते हो। ये नहीं बोल सकते कि पहले से रजिस्टर्ड थी, जो पहले वाली थी उसमें ओनली 2 ही पार्टनर्स बचे, डी तो नया पार्टनर है, इसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। सारे पार्टनर्स के साथ रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है ना डी के आने के बाद, तो क्या ये केस कर सकते हैं, नहीं। ये एक बार अपने आप को रजिस्टर करवा लेंगे तभी जाकर ये क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या बोला, केस करने के लिए 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहला, सूट किसके बिहाफ पे होना चाहिए, रजिस्टर्ड फॉर्म। और दूसरा क्या बोला, जो पार्टनर स्यू कर रहा है उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए एज पार्टनर इन रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। इसीलिए क्या कहा था, पहले वाले केस में जो बी और सी ही रह गए थे तो केस मेंटेनेबल है। लेकिन व्हाट इफ बी और सी ने किसको एडमिट कर लिया, डी को एज अ न्यू पार्टनर, और उन्होंने एक्स को स्यू कर दिया विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो क्या बोला, वो स्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको स्यू करना है तो हर एक पार्टनर का नाम आना चाहिए। देखो क्या बोला, जितने भी पार्टनर्स है ना, सारे पार्टनर्स का नाम आना चाहिए कहाँ पे, रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स में, मतलब रजिस्ट्रार के पास। पर अभी तक तो सिर्फ बी और सी का ही नाम आ रहा था, डी का नाम तो है नहीं, आपने डी को तो ऐसे ही ऐड कर लिया, तो आप केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, अब अपना जो फर्स्ट टॉपिक था वो तो हो गया कंप्लीट, जो कि अपना था रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब फर्म को हमें खत्म करना है कि वो खत्म किस तरीके से होगी। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, देखो एक तो क्या होती है, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और एक क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर हम बात करें कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, मतलब फर्म खत्म नहीं हो रही है, पार्टनर्स के आपस का रिलेशन चेंज हो रहा है। जैसे पहले पार्टनर्स थे ए बी और सी, अभी सी की हो गई डेथ, तो अब ये क्या हुआ, पार्टनरशिप इन तीनों के बीच में डिसॉल्व हो गई, फर्म नहीं खत्म हुई, इन तीनों के बीच में पार्टनरशिप खत्म हो गई। तो अब सिर्फ कौन रह गए, ए और बी। अब हो सकता है ये डी को ऐड कर ले, तो मतलब
पार्टनर मान लो मर गया, रिटायर हो गया, डेथ हो गई, एक्सपेल कर दिया, तो इन सब चीजों की वजह से फर्म खत्म नहीं हो रही है, रिलेशन थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। बट अगर हम बात करें फर्म का डिसोल्यूशन, मतलब पूरी फर्म खत्म हो रही है, पूरी की पूरी फर्म खत्म हो रही है, यानी हम बिजनेस को ही क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। ठीक है, सो हमें यहाँ पे फर्म का डिसोल्यूशन पढ़ना है। देखो सबसे पहले क्या बोला, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब हम सारे पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप खत्म कर देते हैं, वो हो जाता है फर्म डिसॉल्व। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, तो ए बी सी मर गया था इसमें, पर ए और बी का तो रिलेशन कंटिन्यू चल ही रहा है ना। सी मर गया तो सी हट गया, तो सी के साथ रिलेशनशिप खत्म हो गया, पर ए और बी कंटिन्यू चल रहा है, तो क्या फर्म डिसॉल्व हुई? नहीं। पर अगर फर्म डिसॉल्व होगी तो ये तीनों के बीच में रिलेशन खत्म, अब ये तीनों अपने अपने रास्ते, पूरी फर्म डिसॉल्व हो गई। ठीक है, तो क्या बोला, जब पार्टनरशिप का हम बिजनेस ही खत्म कर देते हैं उसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो क्या बोला है यहाँ पे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ लीगल रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। उन पार्टनर्स के बीच में क्या था कि वो सब मिलकर अपने कंसेंट से आके क्या स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप। अब वो खत्म हो रहा है, उनको कंटिन्यू नहीं करना, उसे हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, लेकिन क्या बोला, देखो जब एक या ज्यादा पार्टनर या तो रिटायर हो रहा है, या उसकी डेथ हो रही है, या वो इंसॉल्वेंट हो रहा है, या इंसैनिटी मतलब अनसाउंड माइंड का हो गया, पागल पागल हो गया, एक या ज्यादा पार्टनर्स हुए, पर बाकी पार्टनर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं ना, तो इस केस में क्या फर्म डिसॉल्व हुई? नहीं, इस केस में पार्टनरशिप खत्म हुई है सबके बीच में, रिमेनिंग पार्टनर्स वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्या बोला, रेस्ट ऑफ द पार्टनर में कंटिन्यू, इसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नॉट द फर्म। जब बाकी पार्टनर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बाकी पार्टनर कंटिन्यू करना चाहते ही नहीं है, सब खत्म करना चाहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, चलो अब एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड पार्टनरशिप, जो टॉपिक हमें इस वाले पेज से पढ़ना है। एक बार मॉड्यूल ओपन कर लेते हैं। देखो क्या बोला है, डिफरेंस किसके बीच में है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो सबसे पहले इसने क्या बोला है, कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। जब भी सिर्फ पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो क्या बिजनेस खत्म होगा? नहीं, पार्टनरशिप खत्म हुई है, एग्जिस्टिंग रिलेशन खत्म हुआ है, पर बाकी सारे पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे। तो क्या बोला, इट इन्वॉल्व्स, देखो फर्म में तो क्या बोला है कि बिजनेस खत्म हो जाता है, बट पार्टनरशिप में क्या बोला है, इट डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। फर्म का ओनली क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ए बी सी थे, सी मर गया तो अभी कौन रह गया, ए बी, उन्होंने डी को एंटर कर लिया, तो इससे फर्म का क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब स्ट्रक्चर में चेंजेस हो गए, बिजनेस तो अभी भी कंटिन्यू करेगा, पर फर्म के केस में बिजनेस क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू, मतलब पूरा खत्म है, कुछ भी नहीं होगा। सेकंड क्या आता है, वाइंडिंग अप। अब अगर फर्म खत्म हो गई तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म। फर्म पूरी ओवर हो गई, मतलब हम फर्म के असेट्स को बेचेंगे, असेट बेच के जो पैसा आएगा उससे क्या करेंगे, लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। तो क्या बोला है, फर्म खत्म हो गई पूरी, फर्म के असेट्स को हम सेल करते हैं, सेल करके जो पैसा आएगा उससे लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या इसमें कोई ऐसा कुछ होता है क्या कि आपने असेट बेचने, जब बिजनेस कंटिन्यू करना है तो असेट को क्यों सेल करना है, लाइबिलिटी का पेमेंट भी क्यों होगा? तो बोला ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे,
फर्म का ओनली क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन, लोग वगैरह चेंज हो रहे हैं, बाकी क्या हम असेट को बेचेंगे नहीं। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, रीवैल्यूएशन। तुमने पढ़ा होगा अकाउंट्स में एक अकाउंट बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो बस वैल्यू में जो चेंजेस होते हैं उसको हम नोटिस करते हैं, बाकी सेल वगैरह करके पेमेंट करते हैं क्या, वो कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। अच्छा, इसके बाद देखो क्या बोला है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। फर्म जो है ना, कोर्ट ऑर्डर करके फर्म का डिसोल्यूशन करवा सकता है कि बंद करो पार्टनरशिप फर्म को। कैसे, अभी पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो क्या बोला, फर्म को डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकता है क्या, दे सकता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट नहीं बोले। देखो जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो डिसॉल्व कब होगी, पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनर रिटायर हो गया, आपने पार्टनर को एक्सपेल कर दिया, इसमें कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट थोड़ी मरवाएगा पार्टनर को कि आप मरो फिर जो पार्टनरशिप है वो खत्म होगी, नहीं। तो क्या बोला, पार्टनरशिप डिसॉल्व कोर्ट की वजह से नहीं हो सकती, पर फर्म डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट बोला है स्कोप। अच्छा, फर्म खत्म हो गई तो क्या पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। फर्म खत्म है तो पार्टनर्स के बीच में आपसी रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करेंगे, अब तो सब कुछ खत्म है। बट क्या पार्टनरशिप खत्म हो गई, मतलब मान लो सी मर गया, तो क्या जरूरी है फर्म भी बंद हो जाए, नहीं। तो क्या बोला, अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी, पर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो फर्म डिसॉल्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मान लो सी मर गया, ए और बी को लगता है कंटिन्यू करना चाहिए तो कंटिन्यू कर लो, लगता है बंद करना चाहिए तो बंद कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और जब आपका फर्म क्या हो गई, डिसॉल्व, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद करेंगे, उनका क्या होगा, क्लोजिंग होगा और सबको पेमेंट होगी उस अकॉर्डिंग। पर यहाँ पे क्लोजिंग होगा क्या बुक्स का, नहीं। जब बिजनेस ही कंटिन्यू चल रहा है तो बुक्स क्यों बंद होंगी, सेटलमेंट कैसे होगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये अपना हो गया डिफरेंस, ये तुम कॉपी में नोट कर लेना, है ना। क्या यहां तक सबको क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट है क्या। चलो अब चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोड ऑफ डिसोल्यूशन, कि अगर अब हम फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो फर्म को डिसॉल्व करने के अपने पास क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। तो इसने बोला है फर्म को डिसॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या बोला है, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी कि वॉलेंटरी। मतलब एक ऑप्शन तो क्या है, आपकी खुद की मर्जी है, आप जब चाहो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। और एक क्या है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोर्ट के बोलने पे आप फर्म को क्या कर रहे हो, डिसॉल्व। तो एक ऑप्शन क्या है, बिना कोर्ट के बोले हम खुद ही फर्म को क्या करना चाहते हैं, डिसॉल्व। और एक ऑप्शन क्या है, कोर्ट ने बोल दिया तो फर्म को क्या करना होगा, डिसॉल्व। तो पहले हम पढ़ रहे हैं बिना कोर्ट के ऑर्डर के, मतलब वॉलेंट्री आप फर्म को कैसे डिसॉल्व कर सकते हो। तो क्या बोला है यहाँ पे, इसके चार तरीके हैं। पहला ऑप्शन क्या बोला है, बाय एग्रीमेंट, आपस में एग्रीमेंट होगा। सेकंड बोला है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। तीसरा बोला है डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। और फोर्थ है बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अब एक एक करके सारा पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला है, बाय एग्रीमेंट, यानी कि सारे पार्टनर्स मिलकर क्या कंसेंट कर रहे हैं, बंद करो। ABCD चार पार्टनर्स हैं, चारों को क्या लगता है अभी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ और करते हैं या अलग अलग हो रहे हैं हम, तो एग्रीमेंट करके खत्म कर लो, ठीक है। तो बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सेकेंड बोला है कंपल्सरी, कब आपको आपकी फर्म डिसॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो देखो क्या बोला है, व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल बट वन पार्टनर इज एडजुडिकेटेड इनसॉल्वेंट। देखो क्या बोलना चाह रहा है, मान लो फर्म में आपके पास चार पार्टनर्स हैं, ABC और D, या तो ये चारों के चारों क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट। हमने कल पढ़ा है अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या वो कंटिन्यू कर सकता है एज पार्टनर, नहीं कर सकता। तो क्या बोला है यहाँ पे, अगर ये चारों के चारों पार्टनर्स क्या हो गए, इंसॉल्वेंट। अब चारों इंसॉल्वेंट है तो क्या ये कंटिन्यू कर सकते हैं एज पार्टनर्स, नहीं, तो फर्म बंद होना पड़ेगा। या फिर ऑल बट वन, मतलब एक को छोड़ के सारे क्या हो गए, इंसॉल्वेंट।
या तो चारों इंसॉल्वेंट है, नहीं तो एक को छोड़ के बाकी सारे इंसॉल्वेंट है। अब तुम बोलोगे कि डी तो सही है ना, तो डी तो सही है पर अकेला है ना, क्या एक बंदे से पार्टनरशिप चलेगी? नहीं चलेगी, कम से कम दो लोग सही होने चाहिए। पर यहाँ पे क्या बोला, या तो सारे इंसॉल्वेंट हो गए, नहीं तो ऑल बट वन, मतलब एक को छोड़ के बाकी सारे क्या हो गए, इंसॉल्वेंट। तो पार्टनरशिप कंपलसरी क्या होगी, डिसॉल्व होगी। ठीक है। अच्छा, सेकंड देखो क्या है, हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट मेकिंग इट अनलॉफुल फॉर फर्म्स बिजनेस टू बी कैरिड ऑन, दैट इज बिजनेस हैज बिकम अनलॉफुल। यानी जो आप टाइप का बिजनेस कर रहे थे वो बिजनेस ही अभी क्या हो गया है, अनलॉफुल हो गया। जैसे मान लो कोई फर्म है, वो कोई एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल प्रोड्यूस करके सेल करती थी, गवर्नमेंट ने उस केमिकल को बैन कर दिया। अभी तक तो वो चल रहा था, अब अचानक से केमिकल को बैन कर दिया। अब आपका बिजनेस जो है, जो वो काम आप कर रहे हो केमिकल वाला, वो केमिकल अलाउड है कि वो बैन हो गया, वो बैन हो गया, तो क्या आप कंटिन्यू कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो क्या बोला, अगर किसी रीजन की वजह से आपका बिजनेस ही क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया, अब बिजनेस ही गलत है आपका, तो आप तो कर नहीं सकते, तो आपको पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है। लेकिन एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो जो अपनी फर्म थी उसमें ये चारों पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, ये दो अलग अलग बिजनेस करते हैं। एक तो ये वो जो हमने बात की कि वो केमिकल वाला बिजनेस कर रहे हैं, और एक ये टेक्सटाइल वाला बिजनेस कर रहे हैं। क्या बोला, दो अलग अलग बिजनेस करते हैं, कौन सा, केमिकल और टेक्सटाइल। अब एक बात बताओ, बिजनेस अनलॉफुल कौन सा हुआ है, केमिकल वाला हुआ है ना, टेक्सटाइल वाला तो अभी भी चल रहा है। तो क्या इस केस में इस फॉर्म को बंद होने की, डिसॉल्व होने की जरूरत है? बोले नहीं, क्योंकि आपके दो अलग अलग बिजनेस हैं। तो अगर ये बिजनेस अनलॉफुल हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इस बिजनेस को बंद कर दो, अभी भी तुम सेकेंड बिजनेस तो कर ही सकते हो। तो क्या बोला, अगर आप दो या उससे ज्यादा बिजनेस करते हो और वो सब अलग अलग है, और उसमें से कोई एक बिजनेस क्या हो जाता है, अनलॉफुल, तो फिर जरूरत नहीं है बंद होने की, बिकॉज आपके पास और ऑप्शन है ना अभी अवेलेबल। तो क्या बोला, जो अनलॉफुल हुआ है उसको तो बंद कर दो, और जो बचा हुआ है उसको कंटिन्यू कर लो। ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पे, इफ फर्म कैरी मोर देन वन बिजनेस, और उसमें से एक बिजनेस इलीगल हो जाता है, तो क्या फर्म को बंद होने की या डिसॉल्व होने की जरूरत है? नहीं, वो बाकी वाला काम कंटिन्यू कर सकती है और इलीगल वाला काम बंद कर देगी। ठीक है। तो क्या बोला, देन इट विल नॉट लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ एंटायर फर्म। देखो, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, वॉलेंट्री कब कब होगा, तो हम दो पढ़ चुके। पहला क्या है, बाय एग्रीमेंट, सेकेंड क्या है, कंपल्सरी, कब डिसॉल्व होना पड़ेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का मतलब होता है कोई कंडीशन आ रही है आपके ऊपर, कोई फ्यूचर में कंडीशन ऐसी आ गई कि आपको बंद करना पड़ रहा है। तो देखो क्या बोला, अगर हमने फर्म बनाई थी फॉर फिक्स्ड टर्म और वो टर्म क्या हो गया, एक्सपायर। मान लो हमने फर्म बनाई थी, लेट्स से हमने फर्म बनाई थी 2022 में, 2 साल के लिए। तो अब बनाई आपने 22 से 23, 1 साल हो गया, और 24, 2 साल हो गए ना। तो आपने 2 साल के लिए फर्म बनाई है, तो अब वो 2 साल खत्म हो गए, तो आपको फर्म को भी क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या हो गई, कंटिंजेंसी, मतलब एक कंडीशन आ गई ना कि हाँ अब आपका टाइम खत्म हो गया, अब आप फर्म को बंद करो। या फिर क्या बोला है, हम बने थे, मतलब फर्म हमने बनाई थी फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए आपने फर्म बनाई है, और अब क्या बोला, वो काम क्या हो गया, कंप्लीट। मान लो कोई आपको एक प्रोजेक्ट मिला था कि आपको है ना इस जगह पे रोड बनानी है, ठीक है, अब वो रोड कंप्लीट हो गई तो आपका काम खत्म हो गया, तो आपकी फर्म भी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तीसरा बोला है डेथ ऑफ अ पार्टनर। मान लो दो ही पार्टनर है, ए और बी मर गया, तो अब अकेला कंटिन्यू कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता। या पहले से ही लिखा हुआ हो कि 4 पार्टनर्स हैं, एक की भी डेथ हो गई तो हम फॉर्म बंद कर देंगे। ठीक है। और क्या बोला, कोई पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। तो अगर मान लो दो ही पार्टनर और एक इंसॉल्वेंट हो गया तो वो तो वैसे भी कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो सेकंड वाले को फॉर्म बंद करनी पड़ेगी। या पहले से ही लिख दिया हो कि एक भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो हम फॉर्म को बंद कर देंगे। तो ये कंडीशन है कि ये सिचुएशन आएगी तो आपको फॉर्म को बंद करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोला है,
डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अच्छा, कौन सी पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल कौन सी होती है? जहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता कि कब तक आप कंटिन्यू करोगे, वो अनलिमिटेड चलती ही जाती है। तो अब विल वाली है तो पहले से तो पता ही नहीं है कब खत्म होगी। मान लो एबीसीडी 4 पार्टनर्स है, ए को लग रहा है कि ये बिजनेस इनको करने नहीं आ रहा, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, नाम खराब कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो कोई भी पार्टनर फर्म को, मतलब बाकी सारे पार्टनर्स को नोटिस दे सकता है कि फर्म बंद कराओ, नहीं चलनी, नाम खराब कर रहे हो, ठीक है। तो क्या बोला, कोई भी पार्टनर नोटिस दे सकता है टू ऑल द अदर पार्टनर्स कि फर्म को बंद कराओ। तो ए ने बी सी डी को नोटिस दे दिया बंद करानी है फर्म, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या बोला, अगर आपने नोटिस में डेट मेंशन की है कि भाई जैसे आज आप नोटिस दे रहे हो, आज क्या डेट है, 22, 21, जो भी है, आपने बोला 1 सितंबर से फर्म क्या होगी, बंद हो जाएगी। तो वो डेट से मतलब 1 सितंबर से फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। तो अगर आपने नोटिस में डेट मेंशन की है तो उस डेट से फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, है ना। फर्म डिसॉल्व फ्रॉम सच डेट। पर मान लो आपने नोटिस में कोई डेट नहीं लिखी कि फर्म किस डेट से डिसॉल्व होगी। अगर कोई डेट नहीं लिखी तो फर्म डिसॉल्व कब होगी, जब आप वो नोटिस कम्युनिकेट करोगे सामने वाले को। मान लो आपने नोटिस दिया 25 अगस्त को, तो 25 अगस्त से फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। तो डेट लिख दी तो वो डेट से डिसॉल्व होगी, और डेट नहीं लिखी तो जिस दिन कम्युनिकेट किया, बताया, सामने वाले को नोटिस दिया, उस दिन से क्या मान ली जाएगी, डिसॉल्व, ठीक है। सो ये सारा अपना हो गया डिसोल्यूशन जो वॉलेंट्री था, बिना कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के, ठीक है। सो इसमें अपन ने चारों पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए। देखो कौन कौन से पढ़े अपन ने, एग्रीमेंट पढ़ लिया, देन कंपलसरी डिसोल्यूशन पढ़ लिया, देन कंटिंजेंसी पढ़ लिया, और लास्ट पढ़ लिया नोटिस इन द केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। ऑनलाइन में कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो था डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। वॉलेंट्री वाला अपना हो गया। अब स्टार्ट करते हैं कि कोर्ट कब डिसॉल्व करने के लिए आपको बोल सकता है। तो डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, देखो क्या बोला है यहाँ पे, कोर्ट में एट अ सूट ऑफ पार्टनर डिसॉल्व, यानी कि कोर्ट को सपने थोड़ी आएंगे कि इस फॉर्म को डिसॉल्व करना है, कोई ना कोई पार्टनर ही होगा जो कोर्ट को बोलेगा कि भाई फॉर्म को डिसॉल्व करने की जरूरत है। तो क्या बोला, कोर्ट ऑर्डर ये कब दे सकती है, जब कोई पार्टनर क्या करेगा, जब कोई पार्टनर नोटिस देगा। किस चीज का नोटिस देगा, कि हमें फॉर्म को डिसॉल्व करवाना है। अब वो पार्टनर नोटिस कब कब दे सकता है कोर्ट को, और कब कब कोर्ट उस नोटिस पे डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर सकती है, वो हमें यहाँ पे सिचुएशंस देखनी है। देखो सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे, इनसैनिटी या अनसाउंड माइंड ऑफ एनी पार्टनर अदर देन स्लीपिंग पार्टनर। मान लो 3 लोग थे, ठीक है, जिसमें से ए था एक्टिव पार्टनर, बी था स्लीपिंग पार्टनर, और सी था एक्टिव पार्टनर। ए पार्टनर पागल हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, बी तो स्लीपिंग है, वो तो वैसे भी काम नहीं करता, तो अब सी बचा। तो सी कोर्ट में नोटिस लगा, सॉरी कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है, क्या, कि भाई आप फर्म को डिसॉल्व कराओ। बी तो वैसे भी काम नहीं करता और ए पागल हो गया, तो मैं अकेला तो क्या ही काम कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या बोला, अगर कोई पार्टनर पागल हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है ना, अनसाउंड माइंड क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई आपकी, तो आप क्या ही बिजनेस संभालोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर कोई पार्टनर ऐसा हो जाता है तो उसके अलावा कोई पार्टनर एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट में कि फर्म को बंद कराओ, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पे, अदर देन स्लीपिंग, क्योंकि देखो स्लीपिंग पार्टनर पागल हो गया तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, उसको तो घर ही बैठना है। एक्टिव पार्टनर पागल हो गया तो फर्क पड़ेगा, है ना। फिर क्या बोला है, टेम्पररी सिकनेस इज नॉट अ ग्राउंड टू फाइल सूट। मान लो कोई पार्टनर है, ठीक है, उसको फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर हो गया तो वो तो सही भी तो होगा, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना मैक्स टू मैक्स वापस आ जाएगा।
अब उसको फ्रैक्चर हो गया, आपने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी फॉर्म बंद कराओ, क्यों भाई, फ्रैक्चर हो गया, अरे तो वो वापस आ जाएगा। तो टेम्पररी इलनेस है या टेम्पररी वो बीमार हुआ है, इस केस में आप क्या नोटिस लगा सकते हो क्या बंद कराने के लिए, इस केस में आप नोटिस नहीं लगा सकते, ठीक है, मतलब वो पागल ही होना चाहिए। इसके बाद देखो क्या बोला है, परमानेंट इनकैपेसिटी, यानी परमानेंट ही अब वो काम नहीं कर सकता बंदा, कोई पार्टनर। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, फिजिकल इलनेस या डिसेबिलिटी वेयर पार्टनर अदर देन द वन suing becomes permanently incapable of performing the duties as partner। जैसे अब तुम देखना बाकी सारे जो पॉइंट्स आएंगे उसमें यही टॉपिक आएगा। जैसे मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। अब मान लो जो ए है ना, ए को क्या आ जाती है, परमानेंट इनकैपेसिटी, यानी कि उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि अब वो काम नहीं कर सकता। मान लो उसका कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उसके दोनों हाथ और दोनों पैर टूट गए एक्सीडेंट में, क्या वो आके तुम्हारा बिजनेस संभाल सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या सी जाके नोटिस फाइल मतलब एप्लीकेशन फाइल कर सकता है क्या कोर्ट में कि फॉर्म को बंद करवाओ, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देखो यहाँ पे हाँ भी है तो सही, पर मान लो ए इंपॉर्टेंट था, इनको लगता है हम दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं तो हाँ कर लो, पर यहाँ पे ऑप्शन है ना बंद करवाने का भी। तो अगर सी को लगता है कि ये फॉर्म अभी नहीं चल सकती है, मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकते हम दोनों अकेले, ए भी इंपॉर्टेंट था, तो बंद कराने के लिए आप नोटिस लगवा सकते हो। या आपको लगता है बी तो लापरवाह है, ढंग से काम नहीं करता, जो था वो ए था, अब बी के भरोसे तो हम फॉर्म को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो सी जाके कोर्ट में बोल सकता है कि फॉर्म को बंद करो। इनको लगता है कि चल सकती है तो चला लो, लगता है बंद करवानी है तो बंद करवा लो, मतलब आपके पास में दोनों ऑप्शन रहेंगे। और एक और चीज ये बोल रहा है, जिस पार्टनर के साथ गलत हुआ, ऑब्वियस ही बात है कि एप्लीकेशन कौन लगाएगा बंद करने के लिए, उसके अलावा ही कोई पार्टनर लगाएगा ना। अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे नहीं ए ही मरा है और ए ही एप्लीकेशन लगाएगा जाके, तो जो बंदा एप्लीकेशन लगा रहा है वो अलग होगा, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है वो अलग होगा। इसीलिए देखो हर पॉइंट में क्या लिखा हुआ होगा कि एप्लीकेशन कौन लगा रहा है, अदर देन द वन स्यूइंग, मतलब जो बंदा स्यू कर रहा है वो बंदे की डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, डिसेबल कोई और हुआ है और एप्लीकेशन कोई और लगा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तीसरा बोला है मिसकंडक्ट, कोई पार्टनर है गलत काम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे अगेन ये 3 पार्टनर्स हैं, अब ये 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी, इसमें से ये सी नाम का पार्टनर बहुत बदतमीज है, जो भी कस्टमर्स आते हैं ना उनके साथ बदतमीजी करता है, सामान नहीं देता उनको, एडवांस लेता है बट सामान नहीं बिक मतलब बिचवा रहा। और इसके अलावा मान लो कि किसी ने कुछ कंप्लेन कर दी कि भाई आप अच्छा सामान नहीं देते हो, तो उनके साथ गाली गलौज करता है, मतलब ऐसे करके गलत काम कर रहा है, या अकाउंट्स गलत बना रहा है, ए और बी का प्रॉफिट खुद खा जाता है, तो अब ए और बी को प्रॉब्लम ही आएगी ना ऐसे बंदे के साथ काम करने में। तो अल्टीमेटली सी की वजह से किसकी रेपुटेशन खराब हो रही है, ए और बी की, क्योंकि फॉर्म में तो तीनों है, एक गलत है तो आप पब्लिक को कब तक समझाओगे कि सी गलत है हम दोनों सही हैं, नाम तो सबका ही खराब होता है क्योंकि आप सब पार्टनर्स हो। तो इसीलिए यहाँ पे मान लो ए पहुंच गया कोर्ट में और क्या बोल दिया कि सी मिसकंडक्ट करता है, गलत काम करता है, इसीलिए हमें फॉर्म को बंद करवाना है, ठीक है। देखो क्या बोला, अगेन जो पार्टनर एप्लीकेशन लगा रहा है वो अलग होगा, मिसकंडक्ट करने वाला पार्टनर अलग होगा। मिसकंडक्ट मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू बिजनेस, मिसकंडक्ट कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो कनेक्टेड हो बिजनेस से। मान लो कोई भी रैंडम बंदा चल रहा है रोड पे, पत्थर मार दिया उसको, क्या सही बात है, वो तो अनसाउंड माइंड में आ गया। या मिसकंडक्ट कुछ और भी हो सकता है, जैसे मान लो कुछ भी नेचर उसका सही नहीं है तो उस वजह से आपको इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हमें इस आदमी के साथ काम नहीं करनी। या मान लो वो चोरी करता है, बिजनेस में सही है बट वो चोरी करता है, चोरी करता तो पकड़ में आएगा, पुलिस लेके जाएगी उसको, नाम किसका खराब होगा, फॉर्म का खराब होगा ना। तो भले ही वो मिसकंडक्ट कनेक्टेड हो बिजनेस के या कनेक्टेड नहीं हो, मिसकंडक्ट तो मिसकंडक्ट है, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते हो। मतलब अल्टीमेटली उसकी गलती की वजह से बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, चोरी कर रहा है तो नेगेटिव इंपैक्ट तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट बोला है परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। देखो हमने पार्टनरशिप डीड बनाई होती है, पार्टनरशिप डीड में हम सब कुछ लिखते हैं ना कि हमें ऐसे काम करना है, ये सारे सबकी ड्यूटीज हैं, ये सबकी राइट्स हैं, सब कुछ लिखा हुआ होता है।
मान लो कोई पार्टनर बार बार जानबूझ के क्या कर रहा है, कंडीशन को नहीं मान रहा, पैसों का हेर फेर कर देता है। 3 पार्टनर्स हैं तो पैसा प्रॉफिट तीनों में बंटना चाहिए, वो दिखाता ही कम है। पैसा आ रहा है 1 लाख, दिखाएगा 80,000, 20,000 अपनी जेब में डाल दिए कैश में लेके, और बैंक में कितने दिखा दिए, 80,000 ही आया। तो बाद में आपको पकड़ में आ गया कि ये हमेशा पैसों की हेर फेर कर रहा है, तो अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहा ना ये। तो अगर ऐसा कुछ भी कर रहा है, एम्बेजलमेंट होता है कैश का हेर फेर करना, या कीपिंग या होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड। हमने कहा था भाई सब ट्रांजैक्शन बैंक से करो, कैश रखो ही मत बिजनेस में, बट वो जानबूझ के हर काम कैश में करता है, तो आप अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हो ना यहाँ पे। या रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स, अकाउंट्स नहीं दिखा रहा, कितना प्रॉफिट है, अरे मैं बता दूंगा उतना ही है, जरूरत क्या है देखने की, तो आप क्यों नहीं शो कर रहे हैं, आपका इंटेंशन सही नहीं है तभी तो आप शो नहीं कर रहे। तो कुछ भी अगर आप उल्टा फुल्टा काम करते हो, अपनी ड्यूटी नहीं मानते हो, तो भी हम क्या बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे गलत कर रहे हो, और हम नोटिस लगा सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं, क्या करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो क्या बोला है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्म बाय वन पार्टनर टू थर्ड पार्टी। जैसे पार्टनर थे ए बी और सी को बैठे बैठे दौरे पड़ते हैं। सी क्या बोलता है कि मेरे जितने भी प्रॉफिट्स होंगे ना, या जो काम मैं करता हूं ना, अब मैं नहीं कर रहा, मैं अपनी प्लेस पे डी को रख रहा हूं। तो उसने फर्म में अपना इंटरेस्ट किसको ट्रांसफर कर दिया, डी को। तो ऑब्वियस है ना, ए और बी ने तो सी को रखा है अपने साथ, वो डी को क्यों एक्सेप्ट करें। अब डी आएगा, कैसा निकले, क्या काम करे, फ्रॉड हो, हमें नहीं चाहिए डी। तो अब अगर ऐसा किसी पार्टनर ने कर दिया बिना पूछे, तो भी आप क्या कर सकते हो, डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या फिर देखो क्या बोला है, और हैज अलाउड हिज शेयर टू बी सोल्ड बाय कोर्ट फॉर रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय सच पार्टनर। देखो या फिर क्या बोला, जैसे मान लो ये सी है, ठीक है, अब सी का मतलब अगर अपन शेयर देखें तो 1:1:1 है फर्म में। ठीक है, अब है ना, सी ने कोई मान लो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के टैक्सेस पे नहीं करे, सी ने क्या किया, गवर्नमेंट के टैक्सेस पे नहीं किए। ठीक है, अब गवर्नमेंट बार बार इससे पैसे मांग रही है, तो इसने क्या बोला, देखो मेरे पास पैसा नहीं है पर मैं इस फर्म में पार्टनर हूं, तो तुम है ना मेरी जगह पे जो प्रॉफिट्स वगैरह आएंगे ना, मतलब मेरी प्लेस तुम ले लो, जो पैसा आएगा प्रॉफिट आएगा वो तुम रख लेना। मतलब यानी कि जो सी है ना, वो अपना हिस्सा किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, अपने पर्सनल पैसे को, अपने पर्सनल ड्यूज को पे करने के लिए। तो ए और बी को तो प्रॉब्लम ही होगी ना यहाँ पे, गवर्नमेंट आ गई, अब गवर्नमेंट अपनी चलाएगी, इंटरफेयर करेंगे उसके ऑफिसर्स वगैरह, तो पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तब सी अपने पर्सनल खर्चे करने के लिए, मतलब पर्सनल एक्सपेंस को पे करने के लिए फर्म में अपना हिस्सा ही दे रहा है किसी और को, कि गवर्नमेंट तुम रख लो, तुम ध्यान दे लेना, जो पैसा है वो तुम रख लेना। तो ये तो सही बात नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या बोला है, देखो, हैज अलाउड हिज शेयर टू बी सोल्ड बाय कोर्ट फॉर रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। मतलब उसने गवर्नमेंट को कोई लैंड का टैक्स नहीं दिया, तो उसने कोर्ट को बोल दिया मेरा हिस्सा है ना फर्म में, किसी को बेच दो, तुम्हें नहीं बनना, अगर मतलब मान लो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना तो किसी को बेच दो, डी को बेच दो, डी पैसा देगा वो तुम रख लेना। तो तुम बिना पूछे डी को कैसे एडमिट कर सकते हो पार्टनरशिप में, वो तो किसको लेकर आए हैं, सी को लेकर आए ना। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या बोला, ये चीज भी सही नहीं है, तो भी हम फर्म के डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6 पॉइंट क्या बोला है, कंटिन्यूअस लॉसेस। आपकी फर्म कंटिन्यू कितना ही आप काम कर लो प्रॉफिट ही नहीं हो रहे, तो बंद ही करो, फिर सबका बेनिफिट उसी में है, कंटिन्यूअस लॉसेस। और आपको लग रहा है कि आगे भी प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही है, तो आप बंद करा दो। और लास्ट बोला है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। देखो आप हर सिचुएशन आप लॉ में लिख नहीं सकते कि ऐसा होगा तो ही बंद कराएंगे, कभी कभी हम कोर्ट पे छोड़ देते हैं कि अगर आपको ठीक लगे तो बंद करवा देना। तो क्या बोल दिया, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, मतलब सही लग रहा है सिचुएशन देख के आप बंद करवा दो। अब कुछ एग्जाम्पल दिए, मतलब पहला क्या बोला है, डेडलॉक इन मैनेजमेंट। मान लो 3 पार्टनर्स है एबीसी, तीनों का भयंकर लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया आपस में बात ही नहीं करते, तो क्या वो बिजनेस को चला पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। लड़ाई जो है वो कंटिन्यू हो जा रही है, 4 महीने 5 महीने हो गए, तो पॉसिबल ही नहीं है इस केस में, तो वो फर्म को बंद करवा देगा। बंद करो भाई, अपना अपना काम करो। नेक्स्ट बोला है वही है, पार्टनर्स नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, बातचीत बंद है,
गैम्बलिंग, कोई पार्टनर सट्टे वट्टे लगा रहा है, गलत काम कर रहा है। इसके बाद देखो क्या बोला है, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, मतलब लॉस ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर विच फर्म फॉर्म, यानी कि जिस पर्पस के लिए आप बने हो वो पर्पस ही क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब मान लो आपका बिजनेस इलीगल हो गया, या जिस काम के लिए आप बने हो वो काम ही, जैसे मान लो आपको किसी कंपनी ने एक प्रोजेक्ट दिया था कि ये आपको काम करके हमको देना है, 3 महीने का काम है, वो 3 महीने का काम करने के लिए आपकी फर्म बनाई थी आपने, कंपनी ने प्रोजेक्ट छीन लिया आपसे, किसी और को दे दिया, अब काम ही नहीं है आपके पास, काम ही नहीं है तो फर्म को कंटिन्यू करोगे या बंद कर दोगे, बंद कर दोगे। तो क्या बोला, जिस काम के लिए आप बने हो वही खत्म हो गया या वही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो बंद कर दो। ठीक है, चलो ये बताओ यहां तक सबको क्लियर है क्या, ऑनलाइन वालों को? योगेश पीडीएफ तो आ गया होगा ना, ये ऐप पे आया नहीं है कि पीडीएफ आ गया ना, चेक कर लो, आ गया होगा, आज सुबह आया है शायद। ठीक है, अब देखो आगे, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बोला है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन। अब अगर डिसोल्यूशन हो गया तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, देखो सबसे पहले क्या बोला है, लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन हो गया, फॉर्म खत्म हो गई, तो क्या उसके बाद भी पार्टनर की लाइबिलिटी आएगी? देखो क्या बोला है इसमें, इट प्रोटेक्ट्स थर्ड पार्टीज डीलिंग विद द फर्म हु हैड नो नोटिस ऑफ प्रायर डिसोल्यूशन। देखो हमने पहले ही पढ़ा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो पहले बताएगा, अगर वो नहीं बताता है तो उसकी लाइबिलिटी आ जाती है। अगर कोई पार्टनर की मतलब मान लो एक्सपायर कर दिया हमने, उसको निकाल दिया, तब भी क्या देना होगा, पब्लिक नोटिस। तो जब भी कोई जा रहा है फॉर्म छोड़ के, पहले वो पब्लिक नोटिस देगा। अगर पब्लिक को नहीं बताया, पहले छोड़ दिया पब्लिक को नहीं बताया, तो जब तक पब्लिक को नहीं बताया तब तक उसके सारे एक्टिविटीज के लिए वो लायबल होगा, भले ही रिटायर हो गया फिर भी वो लायबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज बोली, फॉर्म डिसॉल्व हो गई पर आपने पब्लिक को बताया क्या, नहीं बताया। तो अगर पब्लिक को नहीं बताया तो डिसॉल्व होने के बाद भी आप जो भी काम करोगे ना, हर काम के लिए लायबिलिटी आएगी फर्म के ऊपर। कोई ये नहीं बोल सकता आप तो फर्म ही नहीं है, फर्म नहीं है तो आप पब्लिक को बताओ, पहले पब्लिक को क्या पता फर्म है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला है, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं है पार्टनर आर लायबल फॉर देयर एक्ट्स इवन आफ्टर डिसोल्यूशन। मान लो पार्टनर ने लोन ले लिया, ठीक है, कब ले लिया लोन, डिसोल्यूशन के बाद, तो वो पार्टनर अकेला लायबल नहीं होगा, बैंक तो क्या मानेगी, इसने लोन किसके लिए लिया है, फर्म के लिए, तो बाकी सारे पार्टनर भी लायबल हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या बोला, जब तक पब्लिक को नहीं बताओगे तब तक लायबिलिटी आएगी, क्या लायबिलिटी आएगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन देखो क्या बोला, भले ही आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, ऊपर तो क्या कहा, पब्लिक नोटिस दोगे तो लायबिलिटी नहीं आएगी, पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तो लायबिलिटी आएगी। पर यहाँ पे इसके एक्सेप्शंस है, मतलब पब्लिक नोटिस नहीं भी दोगे ना तब भी आपके ऊपर क्या आएगी, तब भी आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला,
कि अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तब भी लायबिलिटी नहीं आएगी। देखो पहला, एस्टेट ऑफ डिकीज पार्टनर, कोई पार्टनर मर गया, उस केस में मर गया तो क्या आप उसकी प्रॉपर्टी को बेच के फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट करोगे क्या? नहीं, ये हमने पहले ही पढ़ा है। पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या पब्लिक नोटिस की जरूरत होती है? नहीं। रिटायर हो गया तो नोटिस देना पड़ता है, अगर एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया उसको फर्म से, तो भी नोटिस देना पड़ता है। पर अगर डेथ हो गई ना, तो डेथ के केस में पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। मैंने कल या परसों पढ़ा है टॉपिक, सेम चीज बोली है। मतलब अगर डिसॉल्व हो गई, मान लो कोई पार्टनर की डेथ भी आसपास के टाइम पे हुई है, तो उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी क्या? उसकी फैमिली या उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर लायबिलिटी आएगी क्या? नहीं, वो तो मर गया, बात खत्म है। नेक्स्ट क्या बोला? इंसॉल्वेंट पार्टनर। अब इंसॉल्वेंट है तो वो तो उसी दिन से पार्टनर नहीं माना जाएगा, तो इंसॉल्वेंट के ऊपर भी लायबिलिटी नहीं आएगी। और किसके ऊपर? डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर। फर्म को पता ही नहीं है पार्टनर है, तो जब फर्म को पता ही नहीं है पार्टनर है तो वो कुछ भी करे, फर्म के ऊपर इंपैक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। तो स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो पब्लिक को पता ही नहीं है कि वो हमारी फर्म का पार्टनर है। तो किस किस की वजह से लायबिलिटी नहीं आएगी? जिसकी डेथ हो गई, इसके अलावा जो पार्टनर फर्म का पार्टनर है बट कौन सा है? स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर, या फिर इंसॉल्वेंट पार्टनर। इनके केस में लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, तो ये पहला हो गया कि अगर आप डिसोल्यूशन का पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तो लायबिलिटी आएगी बाद में भी, पर इन सारे केसेस में एक्सेप्शंस हैं, मतलब लायबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। देखो नॉर्मली क्या होता है, अब आपकी पार्टनरशिप फर्म है, अब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो फर्म डिसॉल्व हो रही है तो हम क्या करते हैं? फर्म के असेट्स को सेल करेंगे और उससे जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज का क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे ना। यही तो होता है। मान लो फर्म डिसॉल्व हो गई, पर अभी तक हम ना तो असेट सेल कर रहे हैं ना लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, और लायबिलिटी का पेमेंट जो पैसा बचता है वो हम किस में बांट देते हैं? पार्टनर से बांट देते हैं। मान लो असेट है 10 लाख के, लायबिलिटीज है 8 लाख की, तो 2 लाख कौन लेंगे? पार्टनर। तो हर पार्टनर का राइट है, डिसॉल्व हो गया तो फर्म के असेट को बेचो, असेट बेच के लायबिलिटी का रीपेमेंट करो, और प्रॉफिट या जो भी कैपिटल है वो उनको वापस करो। हर पार्टनर का राइट है। अगर बाकी पार्टनर्स नहीं कर रहे हैं तो वो कोर्ट को बोल सकता है तो बेच ही नहीं रहे, आप सेल करवाओ। तो क्या बोला यहाँ पे? एवरी पार्टनर हैज राइट टू हैव प्रॉपर्टी अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ डेट, कि फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म के एसेट को यूज करके डेट्स का पेमेंट करो, और सरप्लस पैसा बच गया, प्रॉफिट बच गए, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनके पीएसआर के अकॉर्डिंग। देखो अब क्या बोला है? कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। अच्छा अब ऐसा है, हमने फर्म को बंद करवाना, तो ऐसे तो है नहीं कि काम एक दिन में हो जाएगा। आज ऑर्डर आया बट टाइम तो लगेगा ही ना, आप लाइबिलिटी को पेमेंट करोगे, एसेट को बेचोगे, वो सब काम करोगे। तो मान लो ऑर्डर आज आ गया 1 अगस्त को, और ये पूरा काम खत्म हो रहा है 20 अगस्त तक, तो क्या 1 से 20 तक के लिए आप छोड़ के भाग जाओगे कि अब तो बंद हो गई ना फर्म, हम तो काम नहीं करेंगे? नहीं। वाइंडिंग अप के ड्यूरेशन में जितना भी काम होता है वो हर काम को करने की आपके ऊपर लायबिलिटी है। आप ये नहीं बोल सकते तो फर्म तो 1 तारीख को ही बंद हो गई थी, नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा काम करने के लिए आपके ऊपर लायबिलिटी रहेगी। तो इवन ऑर्डर आने के बाद भी आपको काम करना है क्या? हाँ। कब तक? जब तक फर्म पूरी खत्म नहीं हो जाती, मतलब काम खत्म नहीं हो जाता। लेकिन इंसॉल्वेंट पार्टनर वो जो भी कर रहा है उससे फर्म लायबल नहीं। देखो इंसॉल्वेंट पार्टनर है ना, तो पार्टनर ही नहीं है वो। इंसॉल्वेंट हो गया तो अब वो पार्टनर ही नहीं है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी सब लोग अपना काम करेंगे जैसा भी है। ठीक है, चलो अब देखो क्या बोला है, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब सब अपना पैसा वापस लेंगे तो अकाउंट्स का क्या होगा? सेटलमेंट भी होगा। तो अब हम किस तरीके से अकाउंट्स का सेटलमेंट करेंगे वो हम बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला, जो भी फर्म के क्या होंगे? लॉसेस। जो भी फर्म के क्या होंगे? लॉसेस। और कहीं कहीं पर अगर मान लो कैपिटल भी नेगेटिव में है, तो उस केस में हम लॉसेस को कैसे पे करेंगे? सबसे पहले आप लॉसेस को कहां से पे करोगे? प्रॉफिट।
जो प्रॉफिट आया है उससे क्या एडजस्ट करो, लॉस। कि तुमने सारा पढ़ा होगा अकाउंट्स में, जो पढ़ते ना अकाउंट्स में, अकाउंट्स का थ्योरी दे रखा है यहाँ पे सारा। तो क्या बोला, जो भी आपके लॉसेस है, सबसे पहले आप लॉसेस से क्या करोगे, लॉसेस से आप पेमेंट करोगे प्रॉफिट्स का, ठीक है। उसके बाद, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, प्रॉफिट से आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे लॉसेस। तो लॉसेस को आपको खत्म करना है ना बुक्स में से, तो कैसे रिकवर करोगे, पहले प्रॉफिट को यूज करो वो लॉसेस को एडजस्ट करने में। अगर पैसा कम बढ़ गया, प्रॉफिट कम है, तो फिर आप किसको माइनस करो, कैपिटल, मतलब कैपिटल से आप लॉसेस को पे करो। और अगर मान लो तब भी पैसा कम पड़ गया, तो फिर हम क्या काम करेंगे, तो हम पार्टनर्स के घर से मंगवाएंगे, क्योंकि याद है कि लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। अगर पैसा कम पड़ गया तो उनको अपने घर से भी लेकर आना पड़ेगा पैसा। तो अगर प्रॉफिट है तो उससे माइनस करो, प्रॉफिट खत्म हो गए तो कैपिटल को यूज करो, वो भी खत्म हो गया तो आप घर से लेकर आओ पैसा, क्योंकि आपको लोन तो पे करना ही पड़ेगा ना सबका, ठीक है। अब ये बोला है जो भी आपके असेट्स हैं और जो पैसा पार्टनर लेकर आए, अब उनको पेमेंट करने के लिए यूज करना है, तो पहले क्या पेमेंट करोगे, फिर क्या पेमेंट करोगे, फिर क्या पेमेंट करोगे। तो ये सीक्वेंस बता रहा है कि असेट को आपने बेचा, मान लो असेट को बेच के कितने पैसे आए, 10 लाख। अब 10 लाख में से सबसे पहले कौन सा पेमेंट करोगे, तो उसका ये सीक्वेंस बता रहा है। सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले आप क्या करो, पे करो डेट्स टू थर्ड पार्टी, जो बाहर वाले लाइक बैंक या आपके कौन होंगे, क्रेडिटर्स वगैरह होंगे, उनको पेमेंट करो। तो पहला पेमेंट किसको होगा, बाहर वालों को होगा पहला पेमेंट। दूसरा क्या बोला है, पेइंग टू ईच पार्टनर व्हाट्स ड्यू टू हिम। पार्टनर ने अगर हमें कोई पैसा दिया है, फर्म को पैसा दिया है, तो अब उसको पेमेंट करो। थर्ड पार्टी का पेमेंट हो गया ना, आप किसको लोन वगैरह पे करो, पार्टनर को। पार्टनर को जो भी पैसा है ना वो पे करो। अच्छा, इसके बाद क्या बोला, अब क्या पे करो, पार्टनर का कैपिटल का पैसा वापस करो। तो पहले थर्ड पार्टी को लोन चुका दो, फिर पार्टनर का लोन वगैरह वो चुका दो, फिर पार्टनर का कैपिटल का पैसा है वो उनको वापस कर दो, ठीक है। और बाकी जो बच गया, अब बच गया तो पार्टनर घर पे लेके जाएंगे, किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। ये पूरा अकाउंट्स वाला है, पूरा इसको थ्योरी में लिख रखा है, बस वहां पे कर लिया होगा तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो लास्ट टॉपिक है, देखो क्या बोला, पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड सेपरेट डेट्स। अब कुछ तो लोन होते हैं जो लोन हमने फर्म के नाम पे लिए, ठीक है, और कुछ होते हैं अलग। देखो सबसे पहले क्या बोला है कि जो आपकी किसकी प्रॉपर्टी है, फर्म की प्रॉपर्टी है, फर्म के असेट है, सबके कंबाइंड असेट है। फर्म के असेट को आप किस में यूज करोगे, सबसे पहले क्या बोला, फर्म के असेट को यूज करोगे पहले तो फर्म के डेट्स पे करने में। जो फर्म का असेट है उसको यूज करके आप क्या पेमेंट करो, फर्म ने जो उधार लिया है, लोन लिया है, वो पे करो। और उसके बाद पैसा बचा उसको आप यूज करोगे पार्टनर का लोन चुकाने में। समझ आई बात, मतलब फर्म का असेट है, फर्म का असेट आप पहले किस में यूज करो, फर्म की लायबिलिटी को चुकाने में, और बच गया तो किस में यूज करो, पार्टनर से हमने कोई लोन लिया है उसको चुकाने में, ठीक है। और सेकंड क्या बोला, अगर पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो पार्टनर की प्रॉपर्टी है तो पहले हम उसको किस में यूज करेंगे, पार्टनर का लोन चुकाने में, जो पार्टनर का खुद का लोन है, ठीक है। पार्टनर की प्रॉपर्टी है तो किस में यूज करोगे, पार्टनर का लोन चुकाने में। और कोई पैसा बच गया तो किस में यूज करोगे, फर्म का लोन चुकाने में। मतलब सिंपल है, क्या बोल रहा है, देखो अगर प्रॉपर्टी फर्म की है, फर्म की असेट है, तो फर्म का असेट है तो सबसे पहले पेमेंट भी क्या होगी, फर्म की लायबिलिटी। और उसके बाद पार्टनर ने कोई खुद के नाम से लोन वोन लिया है तो पार्टनर की लायबिलिटी उसके बाद पे होगी। मतलब फर्म का है तो पहले फर्म में और फिर पार्टनर में। और पार्टनर की प्रॉपर्टी है, फर्म की नहीं है, पार्टनर अपने घर से कोई प्रॉपर्टी लेकर आया था, तो पार्टनर की प्रॉपर्टी है पहले किस में यूज होगी, पार्टनर ने लोन लिया है उसको पे करने में। बच गया तो किस में यूज कर लो, फर्म का लोन पे करने में, ठीक है। चलो विद दिस अपना यूनिट नंबर 3 भी जो है वो होता है कंप्लीट, ठीक है। वैसे अपना चैप्टर कंप्लीट है, पर अभी 2-3 डिफरेंस की टेबल बची हुई है यूनिट नंबर 1 से, वो अपन कल करते हैं, वो कल अपना फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
चलो थैंक यू।